हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीडिया इन हिस्ट्री पेपर की सेकेंड यूनिट के सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ द इंडियन प्रेस इन द फ्रीडम मूवमेंट, व्यूज ऑफ लीडर्स। इंडियन प्रेस ने किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना क्या योगदान दिया और कुछ लीडर्स ने कैसे प्रेस को इस्तेमाल किया अपने आइडियाज को इंडियन पॉपुलेशन तक पहुंचाने में, और कैसे उनको मासेस को यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने विचारों के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जोड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। With the rise of nationalism, the press increasingly played a vital role in advancing political propaganda, educating the public about political issues and popularizing nationalist ideals. प्रेस ने जैसे जैसे भारत में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई, वैसे वैसे प्रेस ने इस भावना को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसमें कि पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा यानी कि बहुत सारे आइडियाज को, पॉलिटिकल आइडियाज को लोगों तक पहुंचाने का काम किया और लोगों को, जनता को पॉलिटिकल इश्यूज, राजनीतिक जो मुद्दे थे उनके बारे में उनको एजुकेट किया, और उसको जो भी नेशनलिस्ट आइडियाज थे, जो राष्ट्रवादी विचार थे, उनको और ज्यादा पॉपुलर किया और ज्यादा फेमस किया। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेस लाइज इन द फैक्ट दैट इट अवोक पीपल टू मास एजिटेशन। और इस प्रकार से प्रेस के माध्यम से मास एजिटेशन, किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया और मासेस को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने में मदद की। इट ऑल्सो प्लेड अ पार्ट while protests were at their height of activity and intensity। और इसने लोगों को और ज्यादा प्रोटेस्ट करने के लिए उत्साहित किया और इस एक्टिविटी को उस हाइट तक लेकर के गए कि बहुत ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। द प्रेस इन इंडिया एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट। हालांकि जो भारत में प्रेस का उदय है, हम देखते हैं कि वो, ये भारतीयों के मन में ये राष्ट्रवाद की भावना आने से पहले ही प्रेस भारत में आ गई थी, लेकिन it indicated the rise of nationalism and inspired people to fight for their independence। प्रेस पहले ही आ गई थी और उसने आने के बाद लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना को जागरूक किया और उन्हें उनकी आजादी के लिए प्रोत्साहित किया और ज्यादा उनको प्रोत्साहन दिया कि अपनी आजादी के लिए लड़ना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस प्रेस के माध्यम से जो राजनीतिक, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो भारतीयों को क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे, उन्होंने अपने विचार जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए अखबारों का, मैगजीन्स का माध्यम चुना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनके विचार पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके। The movement to liberate the press in latter part of the 19th century contributed to the emergence of nationalism in India। पहले क्या होता था, जब प्रेस का हमने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, हमने प्रीवियस जो यूनिट कवर की हैं उनमें हमने क्या पढ़ा था कि किस प्रकार से प्रेस जो है भारत में आई, इसका क्या इतिहास रहा, और इतिहास रहने के बाद अभी हम इसमें जान रहे हैं कि कैसे प्रेस ने फ्रीडम मूवमेंट में क्या रोल प्ले किया। ठीक है, तो जब 19th सेंचुरी में क्या हो गया कि प्रेस ने जो है भारत में राष्ट्रवाद की भावना जगाने में बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया। किस टाइम में? क्योंकि प्रेस तो 18th सेंचुरी में ही आ गई थी, जैसा कि हमने पढ़ा। ठीक है, 1780 में ही पहला न्यूज़पेपर हमने पढ़ा था, लास्ट यूनिट में भी छप गया था। ठीक है, लेकिन प्रेस का नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग जो है वो बाद में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, जेम्स अगस्तस हिकी ने बंगाल गैजेट नाम का जो है न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था बंगाल से 1780 में। ठीक है, और ये इस न्यूज़पेपर ने भारतीय
प्रेस में एक क्रांति ला दी थी, और उसके बाद 1881 तक बहुत सारी नेशनलिस्ट प्रेस जो है इस्टेब्लिश्ड होना स्टार्ट हो गई थी 1888 तक। पहले क्या था, हमने स्टार्टिंग में पिछली यूनिट में भी पढ़ा था कि पहले सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की जो काली करतूतें थी, जो उनके करप्शन थे, उनको उजागर करने के लिए ही, और इसको इस्टेब्लिश करने वाले भी कौन थे, अंग्रेज ही थे। ठीक है, भारतीयों ने इसमें इस्टेब्लिश नहीं किया भारत में प्रेस को, स्टार्टिंग में किसने किया था, अंग्रेजों ने ही किया था। ये जो अगस्ता सिक्की हैं, ये भी इंग्लैंड के ही थे, सॉरी, ये रहने वाले आयरलैंड के थे, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे। तो इनको खराब लगती थी कि जो बड़े वाले ऑफिसर्स थे वो जो भी करप्शन कर रहे थे, तो उनको उजागर करने के लिए इन्होंने ये जो बंगाल गैजेट जो है न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। ठीक है, द न्यूली एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट गाइडेड एंड बूस्टेड द नेशनलिस्ट प्रेस। अब जब यहाँ 1880 के बाद नेशनलिस्ट प्रेस इस्टेब्लिश स्टार्ट होने लगी, इसका क्या मतलब है कि भारतीयों ने जो है प्रेस, अपने न्यूज़पेपर निकालने स्टार्ट कर दिए, अपने मैगजीन निकालना स्टार्ट कर दी। तो उसको किसने गाइड किया, जो इंटेलेक्चुअल थे, जो राष्ट्रवादी थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने इसको गाइड किया, इसको बूस्ट करने में मतलब और ज्यादा इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, किसका, नेशनलिस्ट प्रेस का। The press had become the most effective means to spread nationalism to every part of the country। इस प्रकार से जो प्रेस है वो एक माध्यम बन गई, बहुत ही इफेक्टिव माध्यम बन गई, किसका, राष्ट्रवाद की भावना को देश के प्रत्येक कोने में फैलाने के लिए। It continued to take the position of supporting the marginalized members of society। और इसने अपना जो है सपोर्ट, जो सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड जो सोसाइटीज थी उनको सपोर्ट करने के लिए भी अपना योगदान दिया। इवन दो एजुकेटेड क्लास मेड अप द मेजोरिटी ऑफ प्रेस रीडरशिप। हालांकि जो प्रेस को पढ़ने वाले, रीडरशिप का मतलब है जो पढ़ने वाले थे, वो कौन थे, ज्यादातर एजुकेटेड क्लास ही थी, क्योंकि भाई गरीब लोगों को तो पढ़ना नहीं आता था, वो लोग तो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन फिर भी द पुअर एंड द लेस फॉर्चुनेट मेंबर्स ऑफ द पब्लिक वर इंटरेस्टेड टू प्रेस इन्फ्लुएंस। फिर भी क्या हुआ, जो कम पढ़े लिखे लोग थे और जो गरीब लोग थे, उन तक भी प्रेस ने उन लोगों को भी इन्फ्लुएंस किया। कैसे किया कि जो भी न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते थे, जो पढ़ा लिखा इंसान होता था, वो चौपाल में खड़ा होकर के उसे ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ा करता था। और उस टाइम पे लोगों को, इन जितने भी लीडर्स थे, उनके आइडियाज, उनकी जो बातें थी, वो जो बोलते थे, उनको पढ़ने का इतना ज्यादा हम बोल सकते हैं, वो इतने ज्यादा उत्साहित रहते थे कि उन जो भी न्यूज़पेपर में जिस भी जो राष्ट्रवादी थे, उनके आइडियाज छपते थे, तो वो सारी जनता आकर के उसको सुनती थी। द नेशनलिस्ट प्रेस सपोर्टेड इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल walks of life in India because they understood that united front was essential to success of anti-colonial struggle। जो प्रेस थी उसने, जो नेशनलिस्ट प्रेस थी, उसने प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जो है इसमें उनको उत्साहित किया, उनको जागरूक किया, क्योंकि उन्हें पता था अगर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, यानी कि इन जो कॉलोनियल रूल है उसको अगर उखाड़ फेंकना है, तो उसमें यूनाइटेड फ्रंट, यानी कि सबके यूनाइटेड होने की जरूरत है, तभी ये सक्सेस हो पाएगा एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। ठीक है, इवन इट्स बिगनिंग, यद्यपि इसकी शुरुआत में प्रेस रिस्क टू क्रिटिसाइज द कॉलोनियल गवर्नमेंट्स ऑफेंसिव पॉलिसीज। हालांकि स्टार्टिंग में क्या हो गया था कि इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसकी जो ऑपरेसिव पॉलिसीज हैं, जो उसकी खराब नीतियां हैं, खराब मतलब बहुत ही खराब, दुराचारी जो पॉलिसीज हैं, जो नीतियां हैं, उनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया। द क्रिटिसिज्म दैट नेशनलिस्ट प्रेस लेवल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ग्रू मोर pointed and forceful as nationalist movement progressed to a more mature stage। जैसे ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक मेच्योर स्टेज की तरफ बढ़ता गया, यानी कि और आगे आगे बढ़ता गया, और ज्यादा ज्यादा लोग बढ़ते गए, तो इन्होंने क्या है उसको
और ज्यादा जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया। यहाँ पे ये चीजें क्यों मेंशन हो रही हैं, क्योंकि हमने पिछली यूनिट में पढ़ा कि किस प्रकार से सरकार जो है सेंसरशिप लगा रही थी उनको, जो अखबार वगैरह थे, जो मैगजीन वगैरह थे, या जो प्रेस थी, प्रिंट मीडिया था, उस पे सरकार टाइम टू टाइम क्या लगा रही थी, सेंसरशिप लगा रही थी। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, वो आप पढ़ लेना। It also strengthened the public's affection for the nationalist leaders and press। इसने किसको बढ़ावा दिया, जो लीडर्स थे, जो राष्ट्रवादी नेता थे, उनकी तरफ और प्रेस की तरफ और ज्यादा उनका ध्यान आकर्षित किया। एज ए रिजल्ट ऑफ क्लोज कनेक्शन बिटवीन जर्नलिज्म, nationalism and fight for independence, the majority of leaders of the period were active journalists। इस बात को देखते हुए कि भारत में उस समय में जर्नलिज्म और पत्रकारिता, राष्ट्रवाद और जो आजादी के लिए जो लड़ाई चल रही थी, उसको जो लीड कर रहे थे वो नेता ज्यादातर क्या थे, वो जर्नलिस्ट थे, वो पत्रकारिता से। आप आगे वाली स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जितने भी नेता थे वो ज्यादातर जर्नलिस्ट थे। उनके कुछ कोई ना कोई अखबार थे, कोई ना कोई उनकी भी प्रेस हुआ करती थी जिसमें वो अपने आइडियाज लिखा करते थे और जनता तक पहुंचाते थे। अब हालांकि ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में भी, प्रीवियस यूनिट्स में भी कवर की हैं, फिर भी प्रेस को हम रेफर करते हैं प्रिंटिंग प्रेस के नाम से, ठीक है। और प्रेस का कैसे को रेफर करते हैं हम, प्रिंट मीडिया इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन वोकेबलरी। जर्नलिज्म के टर्म में और मास कम्युनिकेशन के शब्दों में अगर हम इसको जाने तो प्रेस का मतलब होता है प्रिंट मीडिया, ठीक है। प्रिंट मीडिया में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि बुक्स आती हैं, लीफलेट्स होते हैं, पैम्पलेट्स होते हैं, पीरियोडिकल्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जैसे बुकलेट्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये सब किसका पार्ट है, प्रेस का पार्ट है, यानी कि प्रेस मीडिया का पार्ट है। Newspapers is a medium that enables people to express themselves and educate and enlighten others। न्यूज़पेपर इन सब में से सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो माध्यम है वो लोगों को अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का और दूसरे लोगों को एजुकेट यानी कि शिक्षित करने का और उनको ज्ञान देने का, एनलाइटन करने का सबसे तगड़ा वाला माध्यम क्या है, न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर्स आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस, पब्लिसिटी एंड प्रोपोगेंडा। इस तरह से न्यूज़पेपर जो होते हैं वो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना के स्रोत होते हैं, ओपिनियंस के स्रोत होते हैं, पब्लिसिटी का यानी कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के माध्यम होते हैं, ठीक है। प्रेस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिसाइजेशन, प्रेस को किस प्रकार से राजनीतिकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या फिर हम स्पेसिफिकली बात करें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रेस को कैसे राजनीतिकरण करने के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक है। बाय द टर्न ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के टाइम में, जैसे ही 19वीं शताब्दी आई, politically aware and nationalist Indians became interested in modern civil rights, particularly press freedom। तो जब 19वीं शताब्दी जैसे ही स्टार्ट होती है तो भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे उन लोगों को ज्यादा जानकारी होने लगी जो मॉडर्न सिविल राइट्स यानी कि जो आधुनिक सिविल राइट्स थे उनके बारे में, जिसमें से समझ में सबसे पहले नंबर पे या फिर सबसे जरूरी है कि उन्हें समझ में आया कि प्रेस की फ्रीडम, प्रेस स्वतंत्र होनी चाहिए। और इनमें से सबसे बड़ा नाम जो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने 1824 में जो प्रेस की फ्रीडम है उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। उसके बारे में उसे जो ब्रिटिशर्स की जो सेंसरशिप वाली पॉलिसीज थी जो हमने पिछली यूनिट में कवर की हैं, जो हमने पहले इसी यूनिट के पहले पार्ट में कवर की हैं, उनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। सेंसरशिप की जो पॉलिसीज थी उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, यानी कि एक फ्री प्रेस की वो क्या करते थे, को सपोर्ट करते थे। बिटवीन 1870s and 1918 the Indian national movement did not yet engage in widespread political mobilization by holding thousands of local and big मैदान गैदरिंग्स। 1870 से लेकर के 1918 तक
जो नेशनलिस्ट हुए, भारतीय राष्ट्रवादी जो मूवमेंट हुए, उसमें उतना ज्यादा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन नहीं होता था। ठीक है। Furthermore, political work did not include mobilizing people to participate in mass struggles. ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उस टाइम में ज्यादातर क्या होते थे, सबसे पहले तो उस टाइम में पॉलिटिकल फ्रीडम लेने की भी किसी को ज्यादा वो नहीं थी। पहले वो क्या, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन में सुधार चाहते थे। जो ब्रिटिश प्रशासन था, उसी में वो सुधार चाहते थे, उनको स्वतंत्रता चाहिए भी नहीं थी इस समय में, तो यही रीजन था। द मोस्ट क्रूशियल function in politics was political education and propaganda, developing and disseminating nationalist ideology among the people. उस टाइम में उनका क्या आइडियोलॉजी था कि लोगों को जो है राजनीतिक शिक्षा दी जाए, और जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है, राष्ट्रवाद की लोगों के अंदर जो है भावना को जागरूक किया जाए, लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में और जो ब्रिटिशर्स जो पॉलिसीज ला रहे हैं उनके बारे में उन्हें जागरूक किया जाए। द प्रेस served as the primary vehicle for accomplishing this mission, और प्रेस ने इस मिशन को पूरा करने में बहुत ज्यादा मदद की, और which included stirring up, instructing, mobilizing, strengthening nationalist public opinion। और कौन कौन से काम किए इस कार्य के लिए उन्होंने? उन लोगों को मोबिलाइज करना स्टार्ट किया, राष्ट्रवादी आंदोलनों को, और जो लोगों के जो ओपिनियन थे, जो मत थे, उनको सबको मोबिलाइज करना स्टार्ट किया इसके लिए। ड्यूरिंग दीज ईयर, यानी कि इसी के हम बात कर रहे हैं 1818 से 1900, मतलब 1920 तक की हम बात कर रहे हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्राइमरी कैरिड आउट इट्स एक्टिविटी वाया द प्रेस। और इस टाइम में क्या हो रहा था, जो नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो अपनी सारी एक्टिविटीज, जो भी वो लोग कोई भी सम्मेलन कर रहे हैं, कोई अधिवेशन कर रहे हैं, जो भी उनकी एक्टिविटी होती थी, वो प्रेस के थ्रू अपनी जनता तक पहुंचाते थे। ठीक है। द कांग्रेस डिड नॉट हैव इट्स ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट पॉलिटिकल एक्टिविटीज। उनका कोई ऐसा खास जो है ऑर्गेनाइजेशन नहीं था पॉलिटिकल एक्टिविटीज को जो है कैरी आउट करने का, यानी कि आगे बढ़ाने का। न्यूज़पेपर्स disseminated information on the resolutions and proceedings of Congress। और न्यूज़पेपर्स में ही इंफॉर्मेशन दी जाती थी, जो भी रेजोल्यूशंस पास होते थे या कांग्रेस के बीच में जो भी प्रोसीडिंग्स, जो भी अधिवेशन हुए, उनके बारे में। ठीक है। अराउंड अ थर्ड ऑफ कांग्रेस फाउंडर्स इन 1885 वर जर्नलिस्ट। जब कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया था, फाउंड किया गया था, उसमें से अराउंड थर्ड ऑफ, यानी कि तीन, उसके 3% जो फाउंडर्स के जो थे, वो मेंबर्स थे, वो कौन थे? जर्नलिस्ट थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड रिस्पेक्टेड एंड डेयरिंग जर्नलिस्ट हेल्प इस्टेब्लिश सम ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल न्यूज़पेपर्स। इस समय में जो बहुत ही डेयरिंग, यानी कि डरते नहीं थे, निडर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने जो है बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल, यानी कि बहुत ही ताकतवर हम बोल सकते हैं, न्यूज़पेपर को बनाया, इस्टेब्लिश किया। जैसे कि जी सुब्रमण्यन अय्यर, इन्होंने एक स्वदेश मित्रण और हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। बाल गंगाधर तिलक का मराठा और केसरी उन्होंने स्टार्ट किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। मोतीलाल घोष एंड शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका न्यूज़पेपर निकाला। एन सेन इंडियन मिरर इन्होंने स्टार्ट किया। एंड दादा भाई नौरंजी ने वॉइस ऑफ इंडिया। वी.एन. सेन का हिंदुस्तानी। ये कुछ ऐसे नेशनलिस्ट थे, राजनेता थे, जिन्होंने ये न्यूज़पेपर्स इस्टेब्लिश किए। न्यूज़पेपर जो है प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने इस्टेब्लिश की, और ये न्यूज़पेपर प्रिंट करना स्टार्ट किया, जिसमें वो राष्ट्रवादी भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करते थे, और देश में जो है मास मोबिलाइजेशन को जागरूक करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी इन पत्रिकाओं का और न्यूज़पेपरों का सहारा लिया करते थे। न्यूज़पेपर वुड गो टू डिस्टेंट विलेजेस वेयर आर रीडर वुड रीड इट टू टेंस ऑफ अदर्स। ऐसा कैसे होता था कि ऐसे होता था कि जो न्यूज़पेपर होता था, वो गांव, दूर दूर के गांव में जाते थे, जहां पर जिसको पढ़ना आता था, वो चौपाल में खड़ा होकर के बहुत ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ता था, और 10-15 लोग बैठ करके उसको सुनते थे।
ठीक है, स्लोली बट श्योरली लिबरल मूवमेंट्स बिगेन टू टेक रूट इन मेनी रीजन्स ऑफ इंडिया। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लिबरल मूवमेंट यानी कि भारत को स्वतंत्र करवाने के जो है कि विचारधारा जो है भारत के बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे क्षेत्रों में प्रसारित होने लगी। ईच न्यूज़पेपर आर्टिकल और एडिटर्स ओपिनियन वाज रीड, लिसन टू एंड एक्सटेंसिवली डिबेटेड। प्रत्येक न्यूज़पेपर में छपने वाले प्रत्येक आर्टिकल को और एडिटर्स के ओपिनियन को, एडिटर्स कौन होते थे? जो बड़े बड़े नेता थे। हमने अभी पढ़ा ना कि बहुत सारे नेताओं के न्यूज़पेपर थे खुद के ही। वो जो उनमें लिखते थे, उनकी जो ओपिनियन था, उनका जो ब्रिटिश पॉलिसीज के प्रति, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति उनका जो ओपिनियन था, उनके जो विचार थे, उनको अच्छे से सुना जाता था और उन पे डिबेट भी की जाती थी कि ये वाले जो विचार दिए गए हैं, इस एडिटर ने इस न्यूज़पेपर में जो बोला है वो सही है या नहीं है, गलत है, कहाँ पे क्या कमी है। ठीक है, डिबेट का मतलब क्या होता है? आर्ग्यूमेंट करना, उस पे सही गलत के बारे में उस पे बहस करना। नॉट ओनली डिड द न्यूज़पेपर come to serve as the primary source of political education, but it also evolved into a kind of political involvement when it was read aloud or discussed. इससे क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने का सोर्स ही नहीं बचा, प्राइमरी, प्राथमिक स्रोत ही नहीं था। इससे क्या होता था कि एक तरीके की काइंड ऑफ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी होती थी कि लोग जो हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में सुन रहे हैं और उस पर डिबेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उस पर डिस्कशन हो रहा है, तो वो किस प्रकार से एक बड़े तरीके से राजनीतिक उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन दोज डेज, उन दिनों में एडिटर्स डिड नॉट रन न्यूज़पेपर्स लाइक बिजनेसेस। उस टाइम में जो न्यूज़पेपर छपते थे ना, वो बिजनेस पर्पज से नहीं होते थे, यानी कि अपनी आमदनी करने के लिए नहीं होते थे। किस लिए होते थे? नाइदर एडिटर नोर द राइटर्स वर प्रोफेशनल, और ना ही इसको लिखने वाले जो एडिटर्स थे और जो राइटर्स थे वो प्रोफेशनल भी नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो जर्नलिज्म का कोर्स करके आए हों, जैसे आज के टाइम में होता है। अगर आप किसी न्यूज़पेपर में लिखना चाहोगे तो आप पर्टिकुलर जर्नलिज्म का, कम्युनिकेशन का, उनका जो है क्या करोगे, मास कम्युनिकेशन का वो करोगे, आप कोर्स करोगे, तभी आप कहीं पे एंकर बन सकते हो या किसी में एडिटर बन सकते हो। लेकिन उस टाइम में ये लोग ऐसे नहीं थे। वो लोग, उनके जो विचार थे वो राष्ट्रवादी थे, उनके जो विचार थे वो सब लिख देते थे न्यूज़पेपर में और जनता उनको सुनती थी। एडिटर्स पब्लिश न्यूज़पेपर्स एज ए काइंड ऑफ पब्लिक और नेशनल सर्विस। और जो ये एडिटर्स थे ना, वो इसको एज ए पब्लिक और यानी कि राष्ट्र सेवा के रूप में उसमें लिखा करते थे, अपने हित के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए नहीं। द प्रेस वाज द प्राइमरी फोरम फॉर मोस्ट ऑफ द डेज सेंट्रल पॉलिटिकल डिबेट्स। और प्रेस उस टाइम में जो है बहुत ही ज्यादा प्राइमरी फोरम थी, यानी कि प्राथमिक ऐसी एक ऐसी स्टेज थी जहां पर पॉलिटिकल डिबेट्स की जाती थी। इन एडिशन द प्रेस सर्व्ड एज एन इंस्टीट्यूशनल वॉइस ऑफ डिसेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और इस प्रकार से प्रेस जो है गवर्नमेंट के खिलाफ, जो डिसेंट थे यानी कि जो लोग गवर्नमेंट से एग्री नहीं करते थे, डिससेटिस्फाई थे, उनकी आवाज बन गई। सिंस द इंडियन penal code section 124 had operated since 1870, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बहुत सारी सेंसरशिप लगा देती थी, किस पर? इन पत्रिकाओं पर, इन न्यूज़पेपर्स पर, ताकि उनमें प्रकाशित होने वाले विचारों को लोगों तक पहुंचने से रोका जा सके। तो ऐसे ही एक जो था इंडियन पीनल कोड सेक्शन 124 था इसका, इसका क्या था? It was not simple for newspapers to create political awareness, instill nationalism, criticize colonial rule, preach disloyalty। इसके अंदर क्या कर दिया गया था? इस इंडियन पेनल कोड सेक्शन 124 के अनुसार यदि कोई भी इसमें बिना लाइसेंस के या अपने न्यूज़पेपर में नेशनलिज्म की या कॉलोनियल रूल को क्रिटिसाइज करने की या प्रीच डिसलॉयल्टी यानी कि अपना जो है उसके प्रति लॉयल्टी ना दिखाने के अगर कुछ काम करता था, तो उसको क्या कर दिया जाता था? डिसअफेक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया एंड वाज सब्जेक्ट टू डिपोर्टेशन फॉर लाइफ और 3 years जेल्स। अगर कोई इस तरीके की काम करता था, यानी कि सरकार को क्रिटिसाइज करता था, उसके प्रति लॉयल्टी नहीं दिखाता था और नेशनलिज्म की भावना को ज्यादा यानी कि
अंग्रेजों भारत छोड़ो वाली अगर कोई बात करता था तो उसको डिसलॉयल माना जाता था और उसे क्या कर दिया था, 3 साल की जेल भी कर दी जाती थी। और अगर कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर था तो उसको क्या कर दिया जाता था, उसको डिपोर्ट कर दिया जाता था उसी कंट्री में, यानी कि उसको वापस इंग्लैंड भेज दिया जाता था। नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट and those working for newspapers that use the Indian language had a particularly challenging task since they needed to strike a balance between clarity and nuance। इसका क्या मतलब है कि जो नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट थे उनको और ज्यादा बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी इन सारी गवर्नमेंट की जो ये सेंसरशिप की पॉलिसीज थी। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसे काम करने थे, उन्हें बैलेंस करना था कि क्लियरिटी से वो अपने आइडियाज जो हैं वो पब्लिश कर सके, लोगों तक उन्होंने क्लियरिटी तक अपने आइडियाज पहुंचा सके। दूसरी तरफ उन्हें यह भी डर था कि गवर्नमेंट की जो सेंसरशिप पॉलिसीज हैं उनसे उनका जो न्यूज़पेपर है वो क्या हो जाएगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। ठीक है। द एडिटर्स यूज क्लियरिटी टू रीच अ प्राइमरली इलिटरेट ऑडियंस एंड नुआंस टू अवॉइड लीगल ट्रबल एंड टू कम्युनिकेट द इंटेंडेड मीनिंग। तो अभी तक जो मैंने सिखाया समझाया वो यही है कि लोग उन्हें क्या करना था, जो एडिटर्स थे उन्हें ऐसी भाषा भी लिखनी थी जिससे कि जो इलिटरेट जनता है उनके भी समझ में आ जाए, और ऐसा भी ना हो कि वो कोई किसी लीगल ट्रबल में फंस जाएं। कि ऐसी भाषा भी यूज नहीं करनी थी जिससे कि ये लगे कि वो कटु वचन बोल रहे हैं, किसके खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। और ऐसा भी लिखना था कि जनता को भी समझ में आ जाए। दे डिड नॉट दे डिड द टास्क एक्सीलेंटली, उन्होंने ये काम बहुत अच्छे से किया। often coming up with the innovative ways to express themselves in languages they were willing to use। उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने अपना जो है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ऐसी भाषाओं का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया जिससे कि वो अपने आइडियाज को और बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकें और लोगों को भी क्या आए, लोगों को भी समझ में आए। ठीक है। इंक्लूडेड इंग्लिश, इंग्लिश को भी इसमें, इंग्लिश भाषा भी इसमें इंक्लूडेड थी। फ्रॉम इट्स इंसेप्शन द नेशनल मूवमेंट प्रायोरिटाइज्ड vigorously defending press freedom wherever the government attacked or restricted। हमेशा से ही क्या हुआ, जो नेशनल मूवमेंट था उसमें जो है हमेशा से ही प्रेस की स्वतंत्रता को जो है डिफेंड किया, जहां जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की या प्रेस को की फ्रीडम को अटैक करने की कोशिश की। ठीक है। द फाइट फॉर प्रेस फ्रीडम बिकेम सेंट्रल टू मोर सिग्निफिकेंट फ्रीडम मूवमेंट। और स्वतंत्रता संग्राम में सबसे जो केंद्र का जो विषय था वो ये था कि प्रेस की फ्रीडम जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से सरकार ने, हमने ये लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, लास्ट वीडियो में भी, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है। एंड अमृता बाजार पत्रिका। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं और सेकेंड यूनिट में हम पढ़ रहे हैं व्यूज ऑफ लीडर्स। तो मैंने अभी बताया कि बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं थी, बहुत सारी ऐसी न्यूज़पेपर थी जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनके द्वारा प्रकाशित की जाती थी। तो अमृत बाजार पत्रिका भी एक ऐसे ही लीडर के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। In 1870, Indian newspapers finally started gaining footing and establishing themselves। 1870 में क्या हुआ कि जो भारतीय न्यूज़पेपर थे, समाचार पत्र थे, अखबार थे, वो उनकी जो है वो उन्होंने अपनी जड़ें जमाना स्टार्ट कर दी थी और क्या करना स्टार्ट कर दिया था, अपने आप को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। द न्यूज़पेपर एडिटर हार्शली क्रिटिसाइज्ड लॉर्ड लिटन्स गवर्नमेंट, particularly its coleous treatment of those who had died due to the famine between 1876 and 1877। जो लॉर्ड लिटन उस टाइम पे जब गवर्नर जनरल थे भारत के 1876 और से लेकर 1877 में, उस टाइम में बहुत सारे लोग एक अकाल की वजह से मारे गए थे। ठीक है। तो उन्होंने न्यूज़पेपर्स के एडिटर्स ने क्या किया, इनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था। Hence the British government launched a सरप्राइज अटैक ऑन इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स। तो इससे क्या हुआ, सरकार ने, ब्रिटिश सरकार डर गई और उन्होंने एक सरप्राइज अटैक कर दिया, और एक किस पे, जो इंडियन लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स थे जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में पब्लिश होते थे, जैसे कि
बंगाली में हो गया, मराठी में हो गया, हिंदी में हो गया, और जो साउथ की लैंग्वेजेस की जो भी जो रीजनल लैंग्वेजेस थी उनमें जो पब्लिश होते थे, ठीक है, उनमें विच फ्रॉम ऑल स्टाटा ऑफ सोसाइटी रीड। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इसमें सोसाइटी का यानी कि समाज के प्रत्येक लोग इसको इनको पढ़ते थे। रीजनल लैंग्वेजेज में छपते थे तो लोग जो कम पढ़े लिखे लोग थे उनकी समझ में भी चीजें आती थी, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी तो पूरे देश की उस टाइम पे पूरे ब्रिटिश इंडिया की तो भाषाएं नहीं थी। सबको तो इंग्लिश नहीं आती थी और ना ही सबको हिंदी आती थी। तो सबको कैसी आती थी? रीजनल लैंग्वेजेस आती थी, ठीक है, और रीजनल लैंग्वेजेस में ही अखबार छपा करते थे। नॉट जस्ट एजुकेटेड एलिट, और सिर्फ क्यों क्यों ऐसा था कि सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर क्या थे? जो एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग ही नहीं पढ़ते थे उसे, सोसाइटी के अनपढ़, अनपढ़ तो नहीं, जो कम पढ़े लिखे लोग थे या उनको पढ़ करके सुनाया जाता था, ठीक है। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक्सक्लूसिवली टारगेटिंग न्यूज़पेपर्स रिटन इन इंडियन लैंग्वेजेस। और जो वर्नाकुलर कुलर प्रेस एक्ट पास किया गया 1878 में, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया सरकार ने, जिसका मेन टारगेट था कि जो इंडियन भारतीय भाषाओं में जो न्यूज़पेपर छपते थे उन पे टारगेट किया जाए। इसके तहत क्या किया जाता था? इट वाज ड्राफ्टेड इन कंप्लीट सीक्रेट एंड अप्रूव्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ सिंगल मीटिंग इन 1878। पहली बार ये जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास हो गया था, और ये सीक्रेटली ही इसको पास किया गया था, यानी कि भारतीयों को इसको इसके बारे में भनक भी नहीं लगने दी थी। द एक्ट अलाउड फॉर सेजर ऑफ द न्यूज़पेपर। ये इस एक्ट के अनुसार क्या होता था? जो प्रिंटिंग प्रेस के न्यूज़पेपर थे उनको सीज कर लिया जाता था, और उसकी जो भी सप्लाई वगैरह होती थी उसको रोक दिया जाता थी। क्यों? रीजन टू थिंक दैट डेली वाज ब्रिंगिंग आउट सेडेशियस कंटेंट्स एंड हैड डिसरिगार्डेड एन ऑफिशियल सेंसर। क्यों कर दिया जाता था? यदि वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी बात उस न्यूज़पेपर में लिख रहे थे, ठीक है, तो अगर वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते थे या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की किसी भी तरह की दुराचार की, करप्शन की बातें अपने न्यूज़पेपर में छाप रहे थे, तो इस एक्ट के अनुसार, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अनुसार उस प्रेस को क्या कर दिया जाता था? बंद कर दिया जाता था, सीज कर दिया जाता था, ठीक है। द एक्ट मेनली टारगेटेड द अमृत बाजार पत्रिका। और इस वर्नाकुलर एक्ट ने क्या किया? एक अमृत बाजार पत्रिका निकलती थी उसको ज्यादा टारगेट किया, ठीक है। और ये पत्रिका किसमें? इंग्लिश और बंगाली दोनों भाषाओं में पब्लिश होती थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटेंडेड टू मूव स्विफ्टली अगेंस्ट द पत्रिका, और इसको क्या करना चाहती थी? बंद करना चाहती थी वो इस पत्रिका को। बट नेक्स्ट डे व्हेन द एक्ट वाज अप्रूव्ड, लेकिन क्या हुआ? जैसे ही ये एक्ट अप्रूव हुआ ना, उसके अगले दिन ही इन्होंने क्या कर दिया? अमृत बाजार पत्रिका को क्या कर दिया? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ये जो वर्नाकुलर एक्ट था ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय भाषाओं में छपने वाले न्यूज़पेपरों पर ही लागू होता था, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया? उस यानी कि इंग्लिश में छपने वाले जो न्यूज़पेपर थे उन पे लागू नहीं होता था, तो बंगाली में छोड़ करके अमृत बाजार पत्रिका को किसमें? अंग्रेजी में छापना स्टार्ट कर दिया अगले ही दिन से, ओवरनाइट, मतलब कि एक ही रात के अंदर अंदर। अच्छा, लॉर्ड लिपन ने फिर इस ये जो एक्ट था, हमने जो वर्नाकुलर एक्ट पढ़ा 1878 का, इसमें फिर क्या किया गया? लोगों ने बहुत ही ज्यादा इसको क्रिटिसाइज किया, लोगों ने इसके खिलाफ में मोर्चे निकाले, बहुत सारे स्टूडेंट्स मोबिलाइज हुए और इसके खिलाफ में जो है प्रदर्शन किए। तो फिर क्या हुआ? लोग, सरकार ने फिर इसको 1881 में इसको वापस ले लिया, 3 साल के बाद ही। 1878 में आया था, 1881 में इसको लॉर्ड रिपन ने इसको वापस ले लिया। अब हम एक और जो विचारक से, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जिनकी उस अखबार का नाम था बंगाली, ठीक है। वन ऑफ द पाइनियर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड अ पाइनियरिंग जर्नलिस्ट, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी बिकेम द फर्स्ट इंडियन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्प्रिजन फॉर डूइंग अ जर्नलिस्ट ड्यूटी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी पहले ऐसे भारतीय बने जो अपनी जर्नलिस्ट ड्यूटी पूरी करने के लिए भारत ब्रिटिश सरकार ने जिनको जेल में भेज दिया। द हाई कोर्ट ब्रोट सुरेंद्रनाथ बैनर्जी बिफोर अ पैनल फॉर 5 जजेस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट।
क्यों इनको भेजा गया? क्योंकि इन्होंने अपने जो इनका जो ये था न्यूज़पेपर बंगाली, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ छापा था। एक केस के बारे में इन्होंने उस ब्रिटिश गवर्नमेंट का पर्दाफाश करने की कोशिश की, और फिर उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उन्हें कोर्ट के सामने 5 जजेस के सामने पेश किया गया, किस लिए? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले को लेकर के। He was found guilty and given a term of 2 months jail by the bench, even though one of the Indian judges, रमेश चंद्रा मिश्रा, was against the decision. इन 5 जजों की बेंच में एक जो है जज रमेश चंद्रा मिश्रा, वो इंडियन भी थे, जो इस डिसीजन के खिलाफ थे। कौन से डिसीजन के खिलाफ? कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को गिल्टी उन्होंने घोषित कर दिया कि हाँ भाई, इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में जो है जो खबर छापी है वो गलत है, इसीलिए वो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, यानी कि कोर्ट के अपमान किया है इन्होंने छाप करके वो न्यूज, तो उन्हें क्या 2 महीने की जेल दे दी गई। और जिसके खिलाफ में जो ये एक इंडियन जज थे रमेश चंद्रा मिश्रा, वो उसके अगेंस्ट थे उस डिसीजन के। Whole city of Calcutta, as well as numerous other towns and cities in Bengal, as well as Pune, Faizabad, Agra, Amritsar, Lahore, and other places, participated in demonstrations. जैसे ही इनको सजा सुनाई गई, कलकत्ता के साथ साथ और भी बहुत सारी जगहों पे, बंगाल में, पूना में, फैजाबाद में, आगरा, अमृतसर और लाहौर में बहुत सारे लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया, और जो है इस निर्णय के खिलाफ जो है डेमोन्स्ट्रेट किया, यानी कि इस खिलाफ जो है प्रदर्शन किए। कलकत्ता सा सेवरल ओपन एयर गैदरिंग्स विद अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ अटेंडीज। बहुत सारे लोगों के साथ में कलकत्ता में जो है खुले आम जो है मीटिंगें हुई, और इस निर्णय को क्रिटिसाइज किया गया, की आलोचना की गई। अब हम दूसरे एक नेशनलिस्ट थे, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने केसरी और मराठा नामक 2 पत्रिकाएं, 2 न्यूज़पेपर जो है स्टार्ट करे थे। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, इनको उग्र राष्ट्रवादी के नाम से जाना जाता है, इज द पर्सन मोस्ट ऑफन आइडेंटिफाई विद द फाइट फॉर प्रेस फ्रीडम थ्रू आउट द नेशनलिस्ट मूवमेंट। हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो एक उग्र राष्ट्रवादी थे, उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में सबसे ज्यादा प्रेस की जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। इन 1881 ही co-founded द मराठी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर केसरी एंड मराठा। ठीक है। इन्होंने 2 को फाउंडर, मतलब इनके एक और फाउंडर थे जिसका नाम था गोपाल गणेश आगरकर। ठीक है। इनके साथ मिलकर के केसरी और मराठा, एक तो मराठी भाषा में और दूसरी इंग्लिश भाषा में प्रकाशित होती थी ये। ठीक है, न्यूज़पेपर। इन 88 तिलक 88 में इन्होंने स्टैब्लिश किया। उसके 7 साल बाद इन 88 तिलक एक्वायर्ड कंट्रोल ऑफ द 2 न्यूज़पेपर। तो पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास आ गया था? तिलक के पास आ गया था, जो इनके 2 न्यूज़पेपर थे, केसरी और मराठा। एंड यूटिलाइज द कॉलम्स टू प्रमोट नेशनल रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी एंड क्रिएट डिससेटिस्फेक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। फिर जैसे ही कंट्रोल इनके पास आया, तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ और ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है बातें उसमें लिखना स्टार्ट कर दी, उसमें लोगों को जागरूक करना स्टार्ट कर दिया, ब्रिटिश की जो भी पॉलिसीज होती थी उनके बारे में उनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। तिलक pioneered utilizing the Ganpati festival to spread nationalist ideologies via speeches and slogans in 1893। और तिलक ने ही क्या किया? जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है उनको और स्पीचेस और गानों के माध्यम से 1893 में उन्होंने गणपति फेस्टिवल को जो है प्रमोट किया, और उसमें जो है राष्ट्रवादी जो विचार थे, जो विचारधाराएं थी, उसमें बोलना स्टार्ट किया। यानी कि उन्होंने गणपति महोत्सव स्टार्ट किए, जिसमें कि क्या होता था, फेस्टिवल्स में लोग ज्यादा ज्यादा इकट्ठा होते थे, और वहां पे लोगों को जो है राष्ट्रवादी भावना से जागरूक करने के लिए इन्होंने अपने गानों के माध्यम से और अपने स्पीचेस के माध्यम से लोगों को जागरूक करना स्टार्ट किया। In 1896, he initiated the Shivaji celebration to foster a sense of nationalism among the younger people of Marathas। और इन्होंने शिवाजी फेस्टिवल्स भी स्टार्ट कर दिए। और कब? 1896 में। इससे क्या, वो मराठियों के बीच में, जो यंग मराठी थे उनके बीच में शिवाजी द ग्रेट, की शिवाजी कितने महान थे, इस बात के बारे में वो बात करने लगे कि हमें भी शिवाजी की तरह ही महान बनना है और अपने देश को आजाद करवाना है।
That same year, Tilak led an effort to oppose the implementation of an excise levy on cotton by organizing a campaign across the whole state of Maharashtra to discourage the परचेज ऑफ इम्पोर्टेड टेक्सटाइल। उसी टाइम में क्या किया तिलक ने, जो मराठा महाराष्ट्र में जो इम्पोर्टेड टेक्सटाइल है, इम्पोर्टेड जो कपड़े वगैरह जो सामान है, उनको अपोज किया कि उनको नहीं वो करना है, उनको नहीं खरीदना है। क्यों? उस टाइम पे क्या कॉटन पे जो है ड्यूटी लगा, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, उनको जो है टैक्स वगैरह ज्यादा देना पड़ता था। उसके खिलाफ जाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि इम्पोर्टेड जो टेक्सटाइल है, इम्पोर्टेड जो कपड़े वगैरह हैं, उनको इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया। He was foremost nationalist leader to see the significant part that the lower and middle classes, farmers, craftsmen, craftspersons, laborers might perform in national struggle। ये सबसे पहले ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने इस बात के महत्व को समझा कि जो लोअर और जो मिडिल क्लासेस हैं, जिसमें शामिल हैं किसान, क्राफ्ट्समैन यानी कि बुनकर जो बनाते हैं, लेबरर्स यानी कि मजदूर लोग, उनको जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। एज ए रिजल्ट, तिलक अंडरस्टूड द नीड टू इंक्लूड दिस पीपल इन कांग्रेस। और उन्होंने कांग्रेस में भी इन लोगों की भागीदारी पर जोर दिया कि कांग्रेस भी इन लोगों को ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस किसके द्वारा बनी हुई थी? कांग्रेस में उस टाइम पे एलीट लोग थे, एलीट मतलब पढ़े लिखे लोग, और जिनके न्यूज़पेपर वगैरह थे, ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग थे वही थे। किसान वगैरह और ये सब उसमें नहीं, पीजेंट वगैरह वो सब शामिल नहीं होते थे। जो बड़े बड़े नेता थे वो सब कौन थे? बहुत बड़े बड़े घरों से थे और बहुत पढ़े लिखे जो होते थे, या तो बहुत बड़े अमीर घरों के लोग थे या फिर जो पढ़े लिखे लोग थे वो थे। To accomplish this goal, Tilak launched an anti-tax movement in Maharashtra in 1896 and 1897 with the assistance of पूना सार्वजनिक सभा के मेंबरों के साथ मिल करके उन्होंने महाराष्ट्र में 1896-97 में एक एंटी टैक्स मूवमेंट भी स्टार्ट किया। He urged the starving farmers of Maharashtra to stop paying land taxes। उन्होंने जो महाराष्ट्र के भूखे मर रहे जो किसान थे उनको बोला कि आप टैक्स लेना बंद कर दीजिए। यदि आपका हार्वेस्ट जो है वो नहीं हो पाता है, यानी कि आपकी फसल अगर अच्छी नहीं होती है, तो आप सरकार को पैसे मत दीजिए, टैक्स मत दीजिए। Citing the government Famine Code, copies of which he had published in Marathi and circulated by the thousand। और उन्होंने ये सारी बातें अपने न्यूज़पेपर में लिखी और हजारों लोगों तक इन कॉपियों को पहुंचाया गया। इन 1897 प्लेग एक 1897 में क्या हुआ? प्लेग की बीमारी फैल गई। कहाँ पे? पूना में। और गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ जो है बहुत ही खराब जो है रुख अपनाया, और उन्होंने क्या कर दिया कि इंक्लूडिंग सेग्रेशन ऑफ रेजिडेंट्स एंड सर्चिंग देयर होम्स। तो सरकार ने क्या किया? लोगों के घरों में जाकर के ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि जिसको प्लेग हुआ है उन लोगों को अलग अलग कर देते हैं, ताकि प्लेग जो है सब लोगों को ना फैले। इन कॉन्ट्रास्ट टू मोस्ट अदर लीडर्स, तिलक चूज टू रिमेन इन पूना। इन्होंने तिलक ने वो पूना में ही रुके रहे, और उन्होंने क्या किया? he offered his support to government and launched his anti plague efforts। इन्होंने पूना में ही रह करके इन्होंने सरकार की मदद की, और उन्होंने जो है एंटी प्लेग एफर्ट्स के लिए काम किया। द छापेकर ब्रदर्स मर्डर्ड लेफ्टिनेंट आयरेस्ट एंड रैंड। दो लेफ्टिनेंट थे, आयरेस्ट और रैंड, इनका जो है कत्ल कर दिया। किसने? छापेकर ब्रदर्स ने। द चेयरमैन ऑफ पूना प्लेग कमेटी। और ये दोनों कौन थे? चेयरमैन थे पूना प्लेग कमेटी के। 1998 में छापेकर ब्रदर्स ने लेफ्टिनेंट आयरेस्ट और रैंड का जो है, जो कि पूना प्लेग कमेटी के चेयरमैन थे, उनका कत्ल कर दिया। इसके लिए सरकार ने इन रिस्पॉन्स टू पब्लिक डिसकंटेंट विद द गवर्नमेंट्स ऑफिशियल मेजर्स अगेंस्ट द प्लेग। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि सरकार जो है, जो प्लेग के जो पेशेंट्स हैं उनके खिलाफ में बहुत ही कड़ा रुख अपना रही है। Nationalist journalists made critical remarks in the press, and a movement towards
militantism was quickly gaining ground among nationalists. उस टाइम में क्या हुआ, जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रेस में जो है प्लेग के खिलाफ में, जो भी सरकार के जो रुख थे उनके खिलाफ में बहुत ही जो है क्रिटिसाइज किया उनकी पॉलिसीज को। द गवर्नमेंट रिजोल्व टू हाफ दिस डेवलपमेंट एंड सेंड अ मैसेज, और गवर्नमेंट ने इस मैसेज को जो है सोल्व कर किया और मैसेज भी सेंड किया, मतलब कि लोगों को ये सीख दी कैसी, क्या करके। तिलक was already famous in महाराष्ट्र एज मिलिटेंट नेशनलिस्ट। उन्होंने क्या कर किया था ना, तिलक को जो है क्या कर दिया था, गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। एंड वॉज ए सक्सेस, क्यों किया था, क्योंकि वो ऑलरेडी महाराष्ट्र में बहुत फेमस थे और सक्सेसफुल थे, और बहुत ही ज्यादा हम बोल सकते हैं एडिटर थे, बहुत ही अच्छा लिखते थे वो, लोग उसकी बातों को सुनते थे। The government sought a way to demonstrate its authority by severely punishing him. तो सरकार ने उसको सबक सिखाने के लिए के माध्यम से लोगों को ये बताने की कोशिश की, अगर कोई ऐसा करेगा सरकार के खिलाफ में किसी भी तरह का कुछ भी छापेगा तो सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। The assassination of Rand provided them with the opportunity, और ये जो रैंड था और जो इनका जो कत्ल हुआ था उनके उसके पीछे छुप करके हम बोल सकते हैं, या उसके माध्यम से उन्हें मौका मिल गया तिलक पे क्या करने का, तिलक को फंसाने का। ब्रिटिश कंट्रोल्ड प्रेस एंड गवर्नमेंट ब्लेम्ड द पूना ब्राह्मण्स लेड बाय तिलक फॉर द मर्डर ऑफ रैंड। इसमें क्या किया, ब्रिटिशर्स ने प्रेस को कंट्रोल कर लिया और सरकार ने पूरा का पूरा जो है इस जो रैंड थे और जो आयरिस्ट थे उसकी मर्डर का ब्लेम किस पे लगा दिया, पूना के ब्राह्मण्स पे, और बोला कि इसको लीड करने वाले और कोई नहीं, तिलक ही थे, उन्होंने इसका मर्डर करवाया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि तिलक एंड स्वदेशी मूवमेंट किस प्रकार से न्यूज़पेपर के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से तिलक ने जो है स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ाया, और कैसे स्वदेशी मूवमेंट भी जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा बन गया। द स्वदेशी मूवमेंट एनकरेज्ड अ फ्रेश वेव ऑफ ऑपरेशन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द कंट्री। क्या हो गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया गया था कि जो इम्पोर्टेड जो कपड़े हैं, जो बाहर के जो चीजें हैं, उनको बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया था। स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ था, 1905 का हम देखते हैं, बंगाल का विभाजन हुआ था, है ना। उसमें उसी टाइम में क्या स्वदेशी मूवमेंट भी चलाया गया था और बंगाल के विभाजन को भी अपोज किया गया था। स्वदेशी मूवमेंट में क्या, विदेशी कपड़ों की, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी, ठीक है ना, तो ये वही स्वदेशी मूवमेंट है। द गवर्नमेंट्स ऑपरेशन वंस अगेन फील्ड एंड मासेस विद एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। तो क्या हुआ था कि इस स्वदेशी मूवमेंट के माध्यम से ही, और जो राष्ट्रवादी भावना उभर रही थी, उसने क्या कर दिया, और ज्यादा जो मासेस थे, जो ज्यादा जनता थी, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में और ज्यादा उनका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन जो है और ज्यादा बढ़ा दिया। अराउंड 1908 देयर वर सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ बॉम्बिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स। और 1908 के टाइम पे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके ऊपर बम के अटैक जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गए थे। न्यूज़पेपर्स वंस अगेन वर अ प्राइमरी फोकस ऑफ अटैक। न्यूज़पेपर्स वगैरह पर जो है बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जो है अटैक कर रही थी, उनको बंद करने की कोशिश कर रही थी। इन दीज सर्कमस्टेंसेज इट वाज अनअवॉइडेबल दैट द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स वुड शिफ्ट टू तिलक। फिर से जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, क्योंकि तिलक जो है स्वदेशी मूवमेंट में और बंगाल के विभाजन में लाल बाल पाल हमने पढ़ा है हिस्ट्री में भी, उस टाइम पे बहुत ज्यादा मुख्य किरदार निभा रहे थे। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द स्वदेशी मूवमेंट एंड मिलिटेंट एक्टिविटी आउटसाइड बंगाली। उन्होंने बंगाल के बाहर भी और बंगाल में भी स्वदेशी मूवमेंट और मिलिटेंट यानी कि उग्रवादी एक्टिविटीज के लिए किसको दोषी ठहराया, तिलक को दोषी ठहराया। तिलक was arrested and accused for sedition on 24th जून 1908। उन्होंने, सरकार ने क्या किया, उसको सेडिशन के चार्जेस में यानी कि देशद्रोह के चार्जेस में उसको गिरफ्तार कर लिया 24 जून 1908 को। इन 1922 महा मोहनदास करमचंद गांधी, 1922 में मोहनदास करमचंद गांधी ने भी तिलक के पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में जो है
पूरे देश में जो है अपना जो अपनी राइटिंग्स के माध्यम से लोगों को जागरूक करना स्टार्ट कर दिया, एंड वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर सेडिशन फॉर हिज राइटिंग्स इन यंग इंडिया ऑन द आइडेंटिकल सेक्शन 124A यूज्ड इन तिलक। सरकार ने क्या किया, जो सेडिशन केसेस जो सेक्शन 124A तिलक को गिरफ्तार करने के लिए यूज किए थे ना, वही जो है महात्मा गांधी को भी के ऊपर भी लगा दिए। क्यों? उन्होंने यंग इंडिया, उनका जो एक न्यूज़पेपर था, उसमें अंग्रेजों के खिलाफ में जो बातें रखी गई थी, तो सरकार ने बोला कि इन्होंने भी जो है देशद्रोह किया है, यानी कि हमारे खिलाफ उन्होंने जो है अपने अखबार में लिखा है, तो इनको भी इंडियन पेनल कोड सेक्शन 124A के हिसाब से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। द जज इन्फॉर्म्ड गांधी दैट हिज क्राइम वाज कंपेरेबल टू तिलक। जज ने बोला कि उनका जो क्राइम है, उन्होंने भी सेम क्राइम किया है जो तिलक ने किया था। द जज वाज देयरफॉर हैंडिंग गांधी द सेम पेनल्टी ऑफ 6 years इन जेल दैट ही हैड गिवन टू तिलक। और उस जज ने सेम 6 साल की सजा जो है गांधी को भी सुनाई, जो कि तिलक को सुनाई थी। तो ये वाली यूनिट में हमारा जो है एक और सब यूनिट कंप्लीट हो गई है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैंने इसमें टेक्स्ट जो है इंग्लिश में ही लिखा है, हिंदी में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप वीडियो सुन करके आप अपने शब्दों में उसको लिख सकते हैं। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में डालने में टाइम बहुत ज़्यादा खराब होता है, और आप लोगों के पेपर्स जो हैं बहुत नज़दीक हैं, इसीलिए हम जल्दी जल्दी यूनिट्स को कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियोस को फॉलो करते रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस जो हैं आ सके जो भी नई वीडियो अपलोड होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेकंड यूनिट पे, थर्ड पार्ट पे जल्दी ही अपलोड होगी।